बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवहारवादी धारणा मुख्य रूप से बालक के किस पक्ष के अध्ययन पर केंद्रित है। तो जो व्यवहारवादी धारणा है ये वाटसन मनोवैज्ञानिक वाटसन और स्किनर, तो ये जो है व्यवहारवादी जो दृष्टि है या व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, ये जो कंसेप्ट है ये वाटसन और स्किनर है। ये जो इसका जो मनोवैज्ञानिक है वाटसन और स्किनर है। तो इसके अनुसार जो है ये मुख्य रूप से जो व्यवहारवादी धारणा के मुख्य रूप से बालक के किस पक्ष के अध्ययन पर केंद्रित किया है। तो इन्होंने जो है बालक के जो है केवल बाहरी हो गया और जो अवलोकनी जो व्यवहार है उस पर फोकस किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल जो है बाहरी और जो अवलोकनी व्यवहार है उस पर। प्रश्न है, बाल विकास की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसके संदर्भ में लैंगिक भेदभाव का मुख्य कारण क्या है। इसमें जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके संदर्भ में बताना है कि जो लैंगिक भेदभाव है, जो जेंडर भेदभाव है उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूढ़िवादी सामाजिक मानदंड और भूमिकाएं। ये जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में रूढ़िवादी जो सामाजिक मानदंड हो गया और जो भूमिका है ये जो है लैंगिक भेदभाव के मुख्य कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत स्तर की मुख्य विशेषता क्या है। तो जो है कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास सिद्धांत है इस सिद्धांत के अनुसार बताना है कि जो परंपरागत स्तर है उसका मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखना। तो जो परंपरागत स्तर का मुख्य विशेषता ये है कि जो समाज की जो नियम हो गया सामाजिक नियम और दूसरों की जो अपेक्षा है उस अपेक्षाओं को बनाए रखना, ये क्या है परंपरागत स्तर की मुख्य विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या TAT का उपयोग बाल विकास में मुख्य रूप से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो जो है TAT जो टेस्ट है इस टेस्ट का उपयोग जो है बाल विकास में मुख्य रूप से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व के प्रपेक्ष मूल्यांकन के लिए। मतलब जो व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी हो गया बालक के, या जो बालक है उसके पर्सनालिटी हो गया, पर्सनालिटी का या व्यक्तित्व के टेस्ट के लिए मापन के लिए, या उसके अंदर जो छिपी हुई भावना इमोशंस या संवेग है उसकी मापन के लिए, या उसकी जो है ये पर्सनालिटी हो गया भावना हो गया और उसके अंदर जो छुपी हुई मोटिवेशंस या जो अभिप्रेरणा है उसके मापन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है ये TAT टेस्ट का जो है उपयोग जो है पर्सनालिटी हो गया बालक की पर्सनालिटी, उसकी इमोशंस हो गया और मोटिवेशंस इसकी मापन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, आपकी कक्षा में अनुसूचित जाति या जनजाति और कमजोर वर्ग के कुछ विद्यार्थी हीन भावना के कारण चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी। एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है उन्हें अलग बैठाकर केवल धार्मिक शिक्षा देंगे, तो ऑप्शन ए उचित विकल्प नहीं है तो ए को हटा देंगे। बी में दिया है उन्हें कठोर दंड देकर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य करेंगे, ये भी उचित विकल्प नहीं है, बी भी हट जाएगा। सी में दिया है उनके अनुभवों को पाठ्यक्रम से जोड़कर, उनके जो अनुभव है या एक्सपीरियंस है उसको पाठ्यक्रम या सिलेबस से जोड़कर समावेशन या इंक्लूसन और समता का वातावरण बनाएंगे, तो ये ऑप्शन सी उचित दिख रहा है। डी को देखेंगे, उनके स्थान पर केवल तीव्र बुद्धि वाले बालकों से ही प्रश्न पूछेंगे, ये डी भी उचित विकल्प नहीं है, डी भी हट जाएगा। तो इसमें सबसे उचित विकल्प कौन सा दिख रहा है, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, अधिगम और चिंतन की प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन दिया कि अभिसारी चिंतन में बालक किसी समस्या के अनेक रचनात्मक उत्तर खोजता है। ये जो कथन के गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये अभिसारी चिंतन में नहीं होता है, ये अपसारी चिंतन में होता है, अपसारी। तो जो अपसारी चिंतन है उसमें क्या होता है, ये अपसारी चिंतन में बालक किसी समस्या के अनेक रचनात्मक, उसके पास जो है अनेक रचनात्मक उत्तर खोजता है, मतलब उसके पास अनेक ऑप्शन रहता है उत्तर का, मतलब इसमें क्रिएटिविटी का जो है
दिखाई देता है किसमें, जो अपसारी चिंतन है उसमें। ये जो कथन के गलत हो जाएगा क्योंकि ये अभिसारी में नहीं होता है, किसमें होता है, अपसारी में। तो कथन के गलत है, तो जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और डी में, सॉरी सी में है, तो बी और सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, अपसारी चिंतन केवल एक ही सही उत्तर तक सीमित रहने की प्रवृत्ति है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। यहाँ पे किसकी विशेषता बताया गया, ये अभिसारी का, किसका, ये अभिसारी। तो जो अभिसारी चिंतन होता है उसमें क्या होता है, केवल एक ही सही उत्तर तक सीमित रहने की प्रवृत्ति होती है, किसमें, अभिसारी में। जबकि जो अपसारी है उसमें क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का गुण पाया जाता है। तो दोनों जो है ये इंटरचेंज हो गया है और दोनों कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एल भी गलत है, तो ऑप्शन डी में है एल, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, सृजनात्मक चिंतन हमेशा नवीन और उपयोगी विचारों के निर्माण से जुड़ा होता है। जो कथन एम सी हो जाएगा कि जो सृजनात्मक चिंतन है हमेशा नवीन और जो उपयोगी विचार है उसके निर्माण से जुड़ा रहता है या जुड़ा होता है। तो जो कथन एम ये सही है। एन में दिया गया है, आलोचनात्मक चिंतन में बालक किसी तथ्य के गुण और दोष दोनों की समीक्षा करता है। तो जो कथन है ये भी सी हो जाएगा कि जो आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट पे फोकस किया जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे दिया है गुण मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और दोष मतलब निगेटिव। तो गुण दोष दोनों पक्षों की समीक्षा करना क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन। ये जो कथन है ये सही है। इसका जो है कथन वो दिया है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ पूरी तरह से निरर्थक होती है। जो कथन वो गलत हो जाएगा क्योंकि जो है सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा जो गलतियाँ किया जा रहा है, तो ये गलतियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, निरर्थक है बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन हो ये गलत हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन एम और एन, एम और एन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन एम और एन सही है। प्रश्न है, कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशंस और जो संवेगात्मक नियंत्रण के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कक्षा कक्ष में जो अभिप्रेरणा हो गया और जो संवेगात्मक नियंत्रण है उसके संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया कि संवेग बालक की भावनात्मक और शारीरिक दोनों प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो जो कथन के सी हो जाएगा, जो संवेग हो गया इमोशंस, जैसे हो गया संवेग में आ जाएगा लोभ, क्रोध, और जो है कई सारी, जो लोभ हो गया, क्रोध हो गया, लालच और लोभ तो एक ही होता है, क्रोध हो गया, अहम, ये सब जो है ये संवेग है। ये संवेग जो है बालक की भावनात्मक मतलब जो इमोशंस हो गया, और जो शारीरिक मतलब जो फिजिकली जो दोनों प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है या प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के नहीं हटा देंगे, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, बाहरी अभिप्रेरणा हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा से अधिक स्थायी और सार्थक होती है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये बाहरी अभिप्रेरणा नहीं, ये किसमें होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा, ये जो किसकी विशेषता है, आंतरिक अभिप्रेरणा की। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, ये बाहरी अभिप्रेरणा की तुलना में अधिक स्थायी और सार्थक होती है, ना कि बाहरी अभिप्रेरणा। ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो क्या होगा, स्थायी और सार्थक होता है, ना कि बाहरी अभिप्रेरणा। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा। जिसमें एल हटा देंगे, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, कक्षा में सकारात्मक आत्मनियंत्रण सिद्धांत बालकों के लक्ष्य निर्धारण में सहायक है। तो जो कथन है ये सही हो जाएगा कि क्लासरूम में यदि हम पॉजिटिव जो आत्मनियंत्रण है या जो सेल्फ कंट्रोल है सिद्धांत है, थ्योरी है, उस पर फोकस करेंगे तो ये जो है बालकों की जो लक्ष्य है या जो टारगेट है, गोल्स है, उसके निर्धारक में ये निर्धारण में सहायक होती है। तो जो कथन एम ये सही है। तो जो ऑप्शन ये डी में एम नहीं है तो डी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एन दिया है, अत्यधिक नकारात्मक संवेग, यदि जो है अत्यधिक जो निगेटिव सेंस है या निगेटिव जो इमोशंस है उस पर यदि फोकस करते हैं, जैसे हो गया डर और चिंता, ये अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये निगेटिव जो इमोशंस है, ये जो संवेग है, ये डर और चिंता अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र नहीं करते हैं। ये जो अधिगम की जो प्रक्रिया है या लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको ये प्रभावित करते हैं या बाधित करते हैं। तो जो कथन ये एन गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, संवेगात्मक बुद्धि बालकों को अपने संवेगों को प्रतिबंधित करने की क्षमता देती है। तो जो कथन हो ये सही हो जाएगा कि जो संवेगात्मक बुद्धि है
ये बालकों के जो अपने संवेग है, ये इमोशंस है, उसको कंट्रोल करने या प्रतिबंधित करने की क्षमता देती है। तो जो कथन हो ये सही है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? कथन के, एम और ओ। के, एम, ओ सही हो रहा है जो ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल के, एम और ओ कथन सही है। प्रश्न है, बाल विकास की विविध प्रणालियों और विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया कि आगमन विधि में शिक्षण हमेशा विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों की ओर बढ़ता है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि जो आगमन विधि है या जो इंडक्टिव मेथड है उसमें क्या होता है, शिक्षण या जो टीचिंग है हमेशा विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियमों की ओर बढ़ता है। मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर जो बढ़ता है तो किसमें होता है, ये आगमन विधि में। तो जो कथन के सही है। तो जिस ऑप्शन में के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, निगमन विधि ये जो डिडक्टिव मेथड है उसमें क्या होता है, पहले सामान्य नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो जो कथन है ले भी सही है कि जो निगमन विधि है या डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। तो जो कथन है ये सही है। जिसमें एल नहीं हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है तो एल ऑप्शन ही हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य कक्षा की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। तो जो कथन है में भी सही हो जाएगा। जो क्रियात्मक अनुसंधान है या रिसर्च है इसका मुख्य उद्देश्य मेन पर्पज क्या है, कक्षा की जो व्यवहारिक समस्या है उसका समाधान करना है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में एम नहीं है तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एन दिया है, पेडागॉगी में कंप्यूटर का प्रयोग केवल बालकों के मनोरंजन के लिए किया जाना चाहिए। तो जो कथन जो है एन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये कंप्यूटर है उसका उपयोग केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होना चाहिए, एक विस्तृत या ब्रॉड लेवल में या व्यापक लेवल में होना चाहिए। व्यापक लेवल में बच्चों के जैसे मनोरंजन हो गया, मनोरंजन के लिए तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसकी अधिगम हो गया, अधिगम पे हो गया, एक्टिविटी पे हो गया, और जो अन्य गतिविधि है उन पे होना चाहिए, ना केवल मनोरंजन पे। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन वो दिया है, संकलनात्मक परामर्श है उसमें परामर्शदाता पूरी तरह निष्क्रिय भूमिका में रहता है। तो जो कथन वो गलत हो जाएगा कि जो संकलनात्मक परामर्श है ये काउंसलिंग है, उसमें जो परामर्शदाता है पूरी तरह से ये निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है। दोनों क्या होता है, ये निष्क्रिय नहीं होगा, क्या होगा, सक्रिय या एक्टिव। ये जो है एक्टिव होना चाहिए ना कि निष्क्रिय। तो जो कथन जो है ये वो गलत हो जाएगा, सक्रिय होना चाहिए। इसमें कौन कौन से कथन सी हो रहा है, कथन के, एल और एम। के, एल, एम सी हो रहा है जो ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल के, एल और एम कथन सही है। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, यह सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सिद्धांत दिया गया है और सूची 2 में सिद्धांतकार दिया गया है, मतलब उसका प्रतिपादक। ए में दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। ये ए का हो जाएगा 3 गार्डनर, ए का हो जाएगा 3 गार्डनर। उसका बी में दिया है समूह कारक सिद्धांत। जो है समूह कारक सिद्धांत इसको किसने दिया है, ये जो समूह कारक सिद्धांत को दिया है थर्स्टन ने। ये बी का हो जाएगा 1 थर्स्टन, बी का हो जाएगा 1। उसका सी में दिया है त्रिआयामी सिद्धांत, या जो है 3 जो डायमेंशनल है मॉडल। ये जो 3 आयामी मॉडल या सिद्धांत इसको किसने दिया है, तो इस सिद्धांत को दिया है गिलफोर्ड ने। तो ये सी का हो जाएगा 4 गिलफोर्ड, सी का 4 गिलफोर्ड। उसका डी में दिया है त्रिचापी सिद्धांत। तो जो है त्रिचापी सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया है, इस सिद्धांत को दिया है स्टर्नबर्ग ने। तो ये डी का हो जाएगा 2 स्टर्नबर्ग। ए का 3 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट जाएगा। उसके बाद बी का 1 ए में नहीं है तो भी हट जाएगा। और फिर जो है सी का 4 और डी का 2 ये ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया सिद्धांत जो नियम, और सूची 2 में उसकी सिद्धांत दिया गया, मतलब इसमें सिद्धांतकार और दूसरे में उसके नियम या जो सिद्धांत दिया गया है वो। सूची 1 में है थॉर्नडाइक के नियम। तो जो है थॉर्नडाइक का नियम क्या है, तो थॉर्नडाइक का नियम है सीखने के मुख्य नियम। तो इन्होंने जो सीखने के मुख्य नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। ए का हो जाएगा 3, ए का 3। उसके बाद बी में दिया है स्किनर का सिद्धांत। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत।
तो ये वी का हो जाएगा 4, वी का 4। इसका सी में दिया है पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ये सी का हो जाएगा 1, क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। उसका डी में दिया है कोहलर का सिद्धांत। तो कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? कोहलर ने दिया है सूच का सिद्धांत। ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3 ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 4 सी में नहीं है, सी बैठ जाएगा। और सी का 1 और डी का 2, तो ये ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में यह है स्कीमा। तो स्कीमा का अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें स्कीमा का अर्थ हो जाएगा मानसिक सूचनाओं का संगठित पैकेट या ढांचा। जो है मानसिक जो सूचना हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हो गया, उसका संगठित पैकेट या ढांचा होता है स्कीमा। ए का हो जाएगा ये 3, ए का 3। उसके बाद बी में दिया है सम्मिश्रण, या इसी को बोला जाता है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण या सम्मिश्रण। तो इसका जो अर्थ या मीनिंग क्या होता है सम्मिश्रण या आत्मसातीकरण का? तो इसका अर्थ या मीनिंग होता है पुरानी जो मानसिक संरचना है। तो जो पुरानी मानसिक संरचना में नए ज्ञान को बिना बदले, जो नए ज्ञान है उसको बिना बदले ऐड करना या जोड़ना, ये क्या होता है? सम्मिश्रण या आत्मसातीकरण। तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसका सी में दिया संयोजन। तो संयोजन का अर्थ क्या होता है? संयोजन में होता है नए अनुभवों के कारण पुरानी जो मानसिक संरचना है उसमें सुधार करना। तो जो नए अनुभव मिलेगा या जो नए अनुभव सीखेंगे, तो उसके आधार पर या उसी के कारण जो पुरानी जो मानसिक संरचना है या स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करना, ये क्या होता है? संयोजन में। तो ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसका डी में दिया है व्यवस्थापन। तो व्यवस्थापन में क्या होता है? मानसिक संरचनाओं को एक सुसंगत प्रणाली में क्रमबद्ध करना। जो मानसिक संरचना है या स्ट्रक्चर है उसको एक सुसंगत प्रणाली में या व्यवस्थित ढंग से उसको क्रमबद्ध करना। ये हो जाएगा डी का 2, डी का 2। ए का 3 ये ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1 ये सी में नहीं है, सी बैठ जाएगा। और सी का 4 और डी का 2, तो ये ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है क्षति। तो क्षति का यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा? शारीरिक संरचना या किसी अंग के स्तर पर खराबी होना। तो जो क्षति का अर्थ क्या हो जाएगा? शारीरिक जो संरचना हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, या किसी अंग के स्तर पर खराबी होना, ये क्षति होता है। शरीर का जो जैसे अंग है वो प्रभावित है, ये खराब है, ये क्या होगा? क्षति। ए का हो जाएगा 1, ए का 1। उसके बाद बी में दिया है अपंगता। तो अपंगता के कारण क्या होगा? समाज द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण बालक का पिछड़ना। तो जो अपंगता के कारण क्या होगा? ये समाज द्वारा जो उत्पन्न जो बाधा है या बैरियर है उसके कारण बालक का पिछड़ना, ये हो जाएगा अपंगता का प्रभाव। ये वी का हो जाएगा 2, वी का 2। उसके बाद सी में दिया अक्षमता। अक्षमता क्या होगा? किसी कार्य को करने की सामान्य क्षमता में कमी आना। तो जो है अक्षमता क्या होगा? किसी कार्य को जैसे क्या है जो प्रभावित है शारीरिक रूप से, तो उसको क्या होगा? किसी कार्य को करने में सामान्य क्षमता में कमी आना। तो ये सी का हो जाएगा 3, सी का 3। इसके बाद डी में दिया है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है? विभिन्न जो पृष्ठभूमि हो गया और जो आवश्यकताओं वाले, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, बच्चों की एक साथ शिक्षा देना, ये होता है समावेशी शिक्षा। तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 1 जो है ये ए में नहीं है और बी में नहीं है, ए और बी को हटा दिए। उसके बाद बी का 2 ये डी में नहीं है, डी बैठ जाएगा। और सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है जिन प्याजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक की रहती है, कि निम्नलिखित उप अवस्थाओं को उनके सही क्रमिक अनुक्रम शुरुआत से अंत के में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है संवेदी जो क्रियात्मक अवस्था होती है उस अवस्था की जो उप अवस्था है उसको व्यवस्थित करना है सही क्रम में शुरुआत से अंत में। इसमें जो है सबसे पहले क्रम पे आता है सहज क्रियाओं की अवस्था। तो जो है ये सहज क्रियाओं की अवस्था ये जन्म से 1 माह तक की आयु तक ये दिखाई देता है। ये सहज क्रियाओं की अवस्था, ये हो जाएगा आर वाला पहले नंबर पे, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। सहज क्रियाओं की अवस्था के बाद दूसरे नंबर पे क्या दिखाई देता है? प्राथमिक वृत्ति प्रक्रिया। तो जो है ये प्राथमिक वृत्ति प्रक्रिया है कि ये 1 माह से 4 माह की आयु तक की दिखाई देता है। ये जो दूसरी अवस्था होता है संवेदी क्रियात्मक उप अवस्था के अंतर्गत, जो हो जाएगा सेकेंड।
उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे क्या दिखाई देगा, प्राथमिक द्वितीय प्रक्रिया के बाद जो है द्वितीयक द्वितीय प्रक्रिया है, द्वितीयक प्राथमिक के बाद द्वितीयक, ये हो जाएगा टी वाला जो है तीसरे नंबर पे, और ये जो है 4 से 8 माह की आयु में दिखाई देता है। उसके बाद जो है ये द्वितीयक जो वृत्ति प्रक्रिया है, इसके बाद द्वितीयक जो वृत्ति प्रक्रिया है, ये जो द्वितीयक वृत्ति प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं का समन्वय दिखाई देगा, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। और ये समन्वय कौन सी आयु में दिखाई देगा, 8 से 12 माह की आयु में, 8 से 12 माह की आयु में दिखाई देगा ये। और फिर अंत में जो है 5वीं अवस्था में दिखाई देगा मानसिक संयोजन द्वारा नए साधनों की खोज। तो जो है मानसिक साधनों द्वारा नए, जो मानसिक संयोजन उनके द्वारा जो है नए साधनों का खोज, ये दिखाई देगा लास्ट और अंतिम क्रम पे। और ये जो है 18 से 24 माह की आयु में दिखाई देता है, 18 से 24 माह की आयु में दिखाई देता है, जो मानसिक संयोजन द्वारा नए खोजों का या नए साधनों की खोज, ये हो जाएगा 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा पहले नंबर पे आर, तो जो ऑप्शन बी और डी में नहीं है आर, तो बी और डी को हटा दिए। शुरू में हो जाएगा आर, और आर के बाद जो है फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये क्यों, आर के बाद क्यों, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये क्यों के बाद ये टी, तीसरे नंबर पे हो जाएगा टी, और चौथे नंबर पे हो जाएगा पी, और लास्ट में 5वें नंबर पे हो जाएगा एस, लास्ट में हो जाएगा एस। शुरू में आर, तो जिस ऑप्शन में आर नहीं हटा दिए, आर के बाद क्यों, ये जो ऑप्शन ए में नहीं है ते भी हट जाएगा, और क्यों के बाद टी, टी के बाद पी, पी के बाद एस, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है बालकों में सृजनात्मक चिंतन हो गया, और समस्या समाधान की प्रक्रिया में या प्रक्रिया के मुख्य चरणों को उनके सही तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है ये बालकों में जो सृजनात्मक चिंतन हो गया और जो समस्या समाधान है उसकी प्रक्रिया या प्रोसेस को, मुख्य चरण को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा समस्या की तैयारी या सूचना एकत्र करना। तो बालक जो है, जो सृजनात्मक चिंतन वाले बालक है, वो सबसे पहले क्या करेगा, जो समस्या या जो सूचना है, जो समस्या है, समस्या को समझ गया, और समस्या को समझने के बाद उसी के आधार पे सूचना या जो डाटा है उसको कलेक्शंस करेगा। तो हो जाएगा पहले नंबर पे समस्या की तैयारी करना या समस्या को समझना और उसी के आधार पे सूचना को एकत्र करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब यहाँ पे जो है समस्या को समझ गया, ये समस्या की तैयारी कर लिया और सूचना कलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, सुप्त अवस्था या विचार का परिपक्व होना। देखो जो है समस्या या जो सूचना एकत्र हो गया और बच्चा जो है उसका जो है निष्कर्ष या उसका जो खोज नहीं कर पाता है या उस सूचना का जो है उसको उत्तर नहीं मिल पाता है, तो उस अवस्था में क्या होता है, वो सुप्त अवस्था में चला जाता है या उसके विचार का फिर परिपक्व हो जाता है, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है, अंतर्दृष्टि या सूच का अचानक आना। यहाँ पे देखो सुप्त अवस्था में चला गया था, मतलब जो सूचना कलेक्ट किया था उसका जो है आंसर्स या उसका जो निष्कर्ष जो है उसके माइंड में नहीं मिल पा रहा था, तो अचानक जो क्या है अंतर्दृष्टि या सूच का जो है अचानक आना, मतलब इसका जो निष्कर्ष कर रहा है या जिसका प्रयोग का जो आंसर ढूंढ रहा है, तो वो अचानक से क्या है सूच आना, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे अचानक से आना। और अचानक से उसको यहाँ पे मिल गया उसका हल, पहले यहाँ पे समस्या था और समस्या का यहाँ पे हल नहीं मिल रहा था और ये सुप्त अवस्था में चला गया था, लेकिन अचानक जो है अंतर्दृष्टि या सूच का आना, मतलब वही जो है समस्या का हल निकल आना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर क्या है कि समाधान का सत्यापन और मूल्यांकन। अब यहाँ पे उसको समस्या का जो अचानक से हल मिल गया, अब वो क्या कर लेगा अंत में जो है समाधान का सत्यापन या मूल्यांकन, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये क्यों, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा आर, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा पी, और लास्ट में हो जाएगा एस। शुरू में क्यों, तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए, क्यों के बाद आर, क्यों के बाद आर सी में नहीं है, सी में हट जाएगा, और आर के बाद पी, पी के बाद एस, तो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है बालक की सोच के विकास के अंतर्गत पियाजे की अवस्थाओं का तार्किक अनुक्रम क्या है। तो जो है बालक की सोच के विकास के अंतर्गत पियाजे की जो अवस्थाओं का, जो पियाजे की जो अवस्था है, विकास की अवस्था है, उसका तार्किक अनुक्रम क्या है उसको बताना है। इसमें जो है सबसे पहले क्रम पे आ जाएगा ये संवेदी क्रियात्मक अवस्था। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था जो है किस आयु तक रहता है, ये जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था रहती है, ये जन्म से 2 वर्ष की आयु तक रहती है, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बाद दूसरे नंबर पे आता है
ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये किस आयु तक का रहता है? ये 2 से 7 वर्ष की आयु तक का, 2 से 7 वर्ष की आयु तक का जो रहता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद तीसरे चरण पे ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक का रहता है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद आता है चौथी अवस्था पे ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो है यहाँ पे बालक की सोच के विकास के अंतर्गत बताना है, तो ये जो चौथी अवस्था होती है और अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये जो है 11 या 12 वर्ष की आयु से लेकर किशोरावस्था तक की होती है। ये चौथी जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। 11 या 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट होता है और ये किशोरावस्था की आयु तक की चलती है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पहले नंबर पे हो जाएगा इसमें ये क्यू, और फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा पी, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा आर, और लास्ट में हो जाएगा एस। शुरू में क्यू, तो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी, ये सी में नहीं है, सी में हट जाएगा, पी के बाद आर, आर के बाद एस, तो ये ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा शुरू में क्यू, उसके बाद पी, आर और एस। प्रश्न है कक्षा कक्ष में उपलब्धि के आकलन और प्रश्नों के निर्माण की तकनीक का सही अनुक्रम क्या होनी चाहिए? तो जो है कक्षा कक्ष में जो उपलब्धि हो गया उसका आकलन करना है और प्रश्नों के निर्माण की जो तकनीक का सही अनुक्रम या सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? इसमें जो है सबसे पहले क्रम पे आ जाएगा क्या निर्धारित करेंगे, जो शिक्षण उद्देश्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो सबसे पहले जो टीचिंग का जो पर्पज क्या है, ये उद्देश्य क्या है, उसका निर्धारण कर लेंगे, तो हो जाएगा पहले नंबर पे उसका निर्धारण करना। अब यहाँ पे हम जो है शिक्षण या टीचिंग का जो पर्पज है उसको निर्धारित कर लिए। अब दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य या पर्पज निर्धारित हो गया। अब ब्लूप्रिंट या प्रश्न पत्र के ढांचे का निर्माण करना। जो ब्लूप्रिंट हो गया या जो प्रश्न पत्र का जो ढांचा है, ये स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, इसका निर्धारण करेंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे यहाँ पे निर्माण करना। यहाँ पे निर्माण करेंगे जो ब्लूप्रिंट हो गया, ये जो प्रश्न पत्र हो गया उसकी ढांचा या स्ट्रक्चर है उसका। अब जो है तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, यहाँ से जो प्रश्न पत्र या ब्लूप्रिंट का जो है निर्धारण हो गया, मतलब यहाँ पे प्रश्न पत्र का ढांचा ना कि प्रश्न पत्र, यहाँ पे उसका ढांचा ये स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिए। अब तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, जो प्रश्नों का वास्तविक लेखन और संपादन करना। अब जो प्रश्न का जो वास्तविक जो लेखन करेंगे, लिखेंगे और उसको एडिटिंग करेंगे या संपादन करेंगे, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे यहाँ पे संपादित कर लिए। अब अंत में क्या करेंगे, जो परीक्षा का संचालन मतलब परीक्षा एग्जाम लेंगे, फिर क्या करेंगे, अंकों का रचनात्मक मूल्यांकन करना। अब जो है यहाँ पे परीक्षा ले लिए, एग्जाम ले लिए, अब अंकों का रचनात्मक मूल्यांकन मतलब जो है उसको जांचेंगे या मूल्यांकन करेंगे, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा क्यू, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा पी, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा आर, और लास्ट में हो जाएगा एस। शुरू में क्यू, तो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, तो बी और डी हट जाएगा, क्यू के बाद पी और पी के बाद आर, तो ऑप्शन ए में नहीं है आर, और आर के बाद एस, तो ये ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुरू में हो जाएगा क्यू, पी, आर और एस। प्रश्न है कथन किसी बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं और व्यक्तित्व के विकास को केवल उसकी आनुवंशिकता के आधार पर ही पूरी तरह समझा जा सकता है। तो जो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो किसी बालक की जो व्यक्तित्वगत है या जो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है और व्यक्तित्व के विकास को केवल आनुवंशिकता नहीं, आनुवंशिकता और जो वातावरण इन दोनों की अंतःक्रिया होता है, या दोनों का योगदान होता है। आनुवंशिकता हो गया और वातावरण या पर्यावरण, इन दोनों का पर्यावरण या जो परिवेश है, इन दोनों का योगदान होता है, अंतःक्रिया होता है, ना कि केवल आनुवंशिकता का। तो ये जो कथन जो है गलत हो जाएगा। कारण में दिया गया है विद्यालय का वातावरण, घर की पृष्ठभूमि और मित्रों का समूह बाल विकास को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। जो कारण भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये विद्यालय का वातावरण हो गया, घर की जो पृष्ठभूमि क्या है, और जो मित्रों समूह का जो है मित्र और समूह, ये सभी जो है बाल विकास या बालक के विकास को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो जो कारण भी गलत हो जाएगा। इसमें कथन और कारण दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों गलत है। प्रश्न है कथन प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका केवल
एक तानाशाह की ना होकर एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की होना चाहिए। ये जो कथन सही है कि जो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षक की भूमिका या रोल क्या होना चाहिए, एक तानाशाह के रूप में ना होकर एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की होनी चाहिए। और जो ये प्रगतिशील शिक्षा है, ये प्रगतिशील शिक्षा का जनक या फाउंडर कौन है? जॉन डीवी। जॉन डीवी, ये जॉन डीवी है। ये प्रगतिशील शिक्षा के जनक या फाउंडर कौन है? जॉन डीवी। उसका जो है कारण में दिया गया है, ये कथन सही है। कारण में दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि, अभिरुचि और उसकी सक्रिय सहभागिता को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। ये कारण भी सही है। और एक कारण यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे शिक्षक की भूमिका जो है एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक, मतलब जो छात्र केंद्रित है उस पर फोकस होना चाहिए बोला जा रहा है। तो ये जो कारण भी सही है और एक कारण जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है किसका? ये कथन का। और ये जो बात यहाँ पे बोला गया है ये प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बोला गया है। ये जो कारण में दिए गए वो, तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है। और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शंस की सही व्याख्या करता है।